हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 41 है और इससे पहले हम 40 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 8 सितंबर 2022 के शिफ्ट 3 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। शिफ्ट 2 के क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही थे जैसे शिफ्ट 1 के थे, सिर्फ उसमें ऑप्शन बस ऊपर नीचे दिए थे, तो इसलिए मैंने शिफ्ट 2 क्लास नहीं ली है। डायरेक्ट मैंने आपकी अब शिफ्ट 3 क्लास ली है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे द आयरन मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है? तो किस स्वतंत्रता सेनानी को द आयरन मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है? तो यह दिया गया है वल्लभ भाई पटेल को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। इन्हें द आयरन मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है। वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें तो इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ओके, वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री बने। ठीक है, पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है ना, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था कब? तो ये किया था 1928 में। और बारदोली सत्याग्रह की औरतों ने वल्लभ भाई पटेल को, बारदोली सत्याग्रह की औरतों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को। ओके, वल्लभ भाई पटेल की हम बात करते हो, वल्लभ भाई पटेल इनकी एक प्रतिमा है। ठीक है ना, इनकी प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा? इनका नाम क्या है प्रतिमा का? तो इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये इनकी प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। ठीक है, यह गुजरात में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 180 मीटर। 180 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके, फिर अब हम बात करें जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था। और जवाहरलाल नेहरू को बच्चों प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ठीक है, चाचा नेहरू के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, जवाहरलाल नेहरू को। ओके, नेक्स्ट है 60 वाट का डिवाइस 16 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, उपकरण में धारा है। तो 60 वाट का डिवाइस है जिसमें 16 वॉट बैटरी से जुड़ा हुआ है और उपकरण में धारा है। तो इसको सूत्र से हम करेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है? धारा हमें ज्ञात करनी। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है P बराबर VI, यानी वोल्ट और धारा। ठीक है, तो P हमारे पास कितना दिया है? तो ये हमारे पास है P और ये वोल्ट। ठीक है, तो P है हमारे पास 60 और वोल्ट हमारे पास दिया है 12 इंटू I। अब हम इसे I को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, फिर अपॉन में हो जाएगा 60/12। तो 12/60 डिवाइडेड बाय, तो ये होगा 5 एम्पियर। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5.0 एम्पियर। ये राइट आंसर होगा। उपकरण में धारा है 5.0 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट है कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है? तो कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो यह नियंत्रित करते हैं हार्मोन की गतिविधि के माध्यम से। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक 4 एम प्रतिरोधक एक
ए एक 6 ओम प्रतिरोधक बी और एक 2 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है। ए और बी पर विभव पात क्रमशः है। तो ए और बी पर विभव पात क्रमशः कितना है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ और जिसमें अलग अलग प्रतिरोध दिए गए हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रतिरोध दिए गए हैं तो इसके लिए एक सूत्र भी है, ठीक है ना। तो इन्हें अलग अलग प्रतिरोध को हम कैसे निकालेंगे, तो सूत्र यहाँ पे है V1 बराबर R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। फिर है V2 बराबर R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। हमें R1 कितना दिया है, तो R1 हमें दिया है 4 ओम, R2 कितना दिया है, तो R हमें दिया है 6 ओम और V हमारे पास कितना है वोल्ट, तो ये है 2, ठीक है। तो ये सूत्र दिए गए। अब इसी सूत्र के जरिए हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो R1 बराबर कितना है, तो ये है 4 ओम, ठीक है। 4 ओम अपॉन R1 4 प्लस R2 6 इंटू कितना है हमारे पास, भी कितना दिया है 2, तो 4 अपॉन 6, तो यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है ना। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 कितना होता है 10 इंटू 2, तो 4 2 सा कितना हुआ 8 अपॉन 10, तो 8 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका राइट आंसर होगा 0.8 एम्पियर, ठीक है, 0.8 एम्पियर। और V2 का अब हम निकालें तो इसका है R2 कितना है 6, R1 है 4 और R2 है 6 और इंटू में 2, V कितना है 2, ठीक है। तो 6 अपॉन 10 इंटू 2, तो यहाँ पे आएगा 12 अपॉन 10, तो इसको हम डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ आएगा 1.2 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास V1 कितना है 0.8 एम्पियर और V2 कितना हो गया 1.2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे A और B पर विभवांतर, तो A पर है 0.8 और B पर है 1.2, तो राइट आंसर होगा 0.8 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, वोल्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर वोल्ट ही निकाला है। ओके, ठीक है, क्या निकाला है वोल्ट। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0.8 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, ठीक है। हमें सिर्फ इस सूत्र के जरिए ही इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा है जिसमें अलग अलग 2 प्रतिरोध दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें से विभव पात क्रमशः है, तो विभव पात है 0.8 वोल्ट और 1.2 वोल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब क्या है। तो मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब, तो ये है 120 mHg और 80 mmHg, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक 100 वाल्ट बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से संबंध है, बल्ब के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है। तो हमारे पास शक्ति की है 100 वाट की और वोल्ट है 220 वोल्ट, ठीक है, P और V। अब हमें यहाँ पे धारा बतानी है तो I हमें बताना है। ओके, तो P बराबर 100, फिर V बराबर 220 वोल्ट और I हमें ज्ञात करनी। तो यहाँ पे भी हम सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे P बराबर V इंटू I। तो V दिया है हमारे पास 100 अपॉन, फिर हमारे पास इक्वल, तो V दिया है 220 और I हमें ज्ञात करना है। तो I हम यहाँ पर लाएंगे, फिर हम यहाँ पे करेंगे 100 अपॉन 220, ठीक है। तो 0 से 0 गया 20, तो 20 से 10 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ हम दशमलव लगा के इसका 0 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कर देती हूँ 1 मिनट, ठीक है। ये तो क्या है 100 अपॉन 220, ठीक है, 0 से 0 गया तो यहाँ पे आया 10 अपॉन 22, ठीक है। तो 10 अपॉन 22 तो यहाँ दिया नहीं है, तो अब हमें इसे और अच्छे से सॉल्व करना होगा पूरे तरीके से, ठीक है। तो
21 22 से 10 तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे दशमलव, तो ये एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दशमलव लगा के एक ज़ीरो बढ़ाया हमने, तो 21 जा 20, 24 जा 88, 88 में से 12 बचा, तो ये हो गया 120, फिर 25 जा होता है 100, 110 होता है। ठीक है, एक मिनट, 25 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 110। ठीक है, तो 25 जा 110, तो यहाँ पे फिर 10 बचता, तो फिर दशमलव लग के फिर यहाँ 4 आता, तो ये बढ़ता जाता, तो हमें सिर्फ इतना ही निकालना। ठीक है, 0.4 ए। ठीक है, तो ये हमारी कितनी धारा निकल आई, एम्पियर, तो 0.45 एम्पियर। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है ना, तो आप इसे थोड़ा अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। निवेश गुणक एमपीसी से सकारात्मक रूप से संबंधित है, तो इसमें से सही कथन है ऑप्शन ए ही। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीवन के सभी वायवीय रूपों के लिए आवश्यक है, तो इनमें से कौन सी गैस है जो जीवन के सभी वायवीय रूपों के लिए आवश्यक है, तो ये है ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक बिंब को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी से परे एक बिंदु पर रखा गया। प्रतिबिंब डैश एक बिंदु पर बनता है और डैश होता है, तो प्रतिबिंब यह एफ और सी एक बिंदु पर, सी के बीच एक बिंदु पर बनता है और छोटा। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ऊष्मा के द्वारा की गई अपघटन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊष्मा के द्वारा की गई अपघटन अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लिथिफिकेशन शब्द निम्नलिखित में से किस भौगोलिक तत्व से संबंधित है, तो लिथिफिकेशन ये शब्द संबंधित है चट्टान से। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। लिथिफिकेशन शब्द यह चट्टान भौगोलिक तत्व से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, तो किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दशहरा को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर बात करें ओणम, तो ओणम यह एक फसल उत्सव है। ठीक है, यह एक फसल उत्सव है और यह केरल में मनाया जाता है। ठीक है, दिवाली यह रोशनी का त्योहार है। ठीक है, रोशनी का त्योहार है, इस दिन दीपक जलाए जाते हैं। ठीक है, फिर पोंगल, तो पोंगल भी यह एक फसल उत्सव है और यह श्रीलंका में मनाया जाता है। ठीक है, फसल उत्सव है जो कि श्रीलंका में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, वन्य जीवन के लिए नामित एक क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अप्रतिबंधित पहुंच है उसे डैश कहा जाता है, तो वन्य जीवन के लिए नामित एक क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अप्रतिबंधित पहुंच है, तो उसे कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का संरक्षक है, तो भारत के संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय सामर्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा, तो इनमें से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय सामर्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा, तो ये प्रभावित नहीं करेगा कुंडली के स्थापन की दिशा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप, तो भारतीय संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2021 में पूर्वोत्तर मानसून से अपनी अधिकतम वर्षा प्राप्त की, तो किस भारतीय राज्य ने 2021 में पूर्वोत्तर मानसून से अपनी अधिकतम वर्षा प्राप्त की, तो यह प्राप्त की थी तमिलनाडु ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है, तो कौन सी धातु है जो कि प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है, तो यह है सीजियम। राइट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में सर्वाधिक अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी किस खेल से जुड़े थे? तो वर्ष 2021 में सर्वाधिक अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी यह जुड़े थे हॉकी खेल से। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जो अम्ल अधिक H+ आयन देते हैं उन्हें डैश कहा जाता है, जबकि जो कम H+ आयन देते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो जो अधिक आयन देते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है, और जबकि जो कम प्लस आयन H+ आयन देते हैं तो उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में संबद्ध हैदराबाद ने कौन सा रोजगार पोर्टल शुरू किया था ताकि दस्तावेजों को प्रासंगिक बीमा प्राप्त करने और रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिल सके? तो कौन सा रोजगार पोर्टल शुरू किया था संबद्ध हैदराबाद ने? तो ये किया था स्वराजबिलिटी। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वराजबिलिटी। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना शामिल नहीं है? तो इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान इनमें से कौन सी परिघटना है जो कि शामिल नहीं है? विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसमें से जो परिघटना शामिल नहीं है तो ये है प्रकीर्णन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2021 में के लिए संवेदना हेल्पलाइन शुरू की। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2021 में डैश के लिए संवेदना हेल्पलाइन शुरू की। तो ये शुरू की थी कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को मानसिक सहायता प्रदान करने। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार भारत में समग्र कार्यबल भागीदारी दर है। तो 2022 के अनुसार केंद्रीय बजट में भारत में समग्र कार्यबल भागीदारी दर ये थी 20.3%। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कार्य प्रणाली में एक रूपता का तत्व सुनिश्चित करना है? तो किस संशोधन का उद्देश्य है? तो ये है 73वां और 74वां संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन बी, 73वां और 74वां संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कार्य प्रणाली में एक रूपता का तत्व सुनिश्चित करना है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन सी है? तो ये है CuSO4 + H2S CuS + H2SO4। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक दिक् परिवर्तक का उपयोग करता है जो प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा को उलट देता है। दूसरा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके कुंडली की एक भुजा पर बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो विद्युत मोटर के बारे में ये दोनों ही कथन सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, उस राज्य का नाम बताइए जो मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया। तो उस राज्य का नाम जो कि मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया, तो यह बन गया है केरल। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मार्च 2022 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपने नए SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। ऊपर लिखित SSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो SSLV का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान कौन सा है? तो ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है बेथलहम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है 2 जनवरी 2022 को जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा किस मंत्रालय ने जारी किया। तो 2 जनवरी 2022 को जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा यह तैयार किया था किस मंत्रालय ने। तो ये किया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एल्केन की सजातीय श्रृंखला के निम्नलिखित सदस्यों में से किसका गलनांक सबसे अधिक है। तो एल्केन की सजातीय श्रृंखला में किसका गलनांक सबसे अधिक है। तो ये है C4H10। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुण विरंजन चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर द्वारा नहीं दर्शाया जाता है। तो इनमें से कौन सा गुण है जो कि विरंजन चूर्ण द्वारा नहीं दर्शाया जाता है। तो ये है अपचायक। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के नर प्रजनन भाग का घटक नहीं है। तो पुष्प के नर प्रजनन भाग का घटक नहीं है पराग, परागकोश, तंतु या वर्तिका। तो इसका भाग नहीं है वर्तिका। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पौधों में विसरण मुख्य रूप से परिवहन की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से ऊर्जा का उपयोग कर परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो कि एटीपी से ऊर्जा का उपयोग कर परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है। तो ये है भोजन अमीनो अम्ल और हार्मोन। ठीक है, यहाँ गलत टाइप हो गया है। ठीक है ना, तो ये यही अमीनो अम्ल और हार्मोन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी ये होगा। सी ऑप्शन जल और खनिज, और ये होगा डी केवल अमीनो अम्ल। ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक हो गई है लिखने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। ओके, नेक्स्ट है नए बाढ़ के मैदानों की युवा जमावटों को डैश कहा जाता है जो लगभग हर साल नवीकृत किया जाता है, इसलिए वे उपजाऊ हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श है। तो नए बाढ़ के मैदानों की युवा जमावटों को डैश कहा जाता है। तो ये कहा जाता है इसे खादर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है माइक्रो फाइनेंस प्लस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रोपेन में सह संयोजक आबंधों की कुल संख्या डैश होती है। तो प्रोपेन में सह संयोजक आबंधों की कुल संख्या 10 होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषता का सही वर्णन करता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो कि धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है। पहला है मोटी भितिया रक्त निम्न दाब में बहता है, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित करता है। तो ये इसका गलत वर्णन कर रहा है। फिर है मोटी भित्तियां वाल्व नहीं होता, रक्त उच्च दाब में बहता है, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो ये इसका सही वर्णन करता है धमनियों की। ठीक है, फिर है बल्ब वाली पतली भित्तियां रक्त निम्न दाब में बहता है, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्र करता है। तो ये भी गलत है। फिर है बल्ब वाली पतली भत्तियां रक्त उच्च दाब में बहता है, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो ये भी गलत है। तो इसमें जो विकल्प है धमनियों की विशेषता सही वर्णन करता है, तो ये विकल्प है बी मोटी भित्तियां वाल्व नहीं होता, रक्त उच्च दाब से बहता है और रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।